हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 29 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि कोकिंग कोल को अब एज अ क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल कंसिडर किया जाएगा अंडर MMDR एक्ट 1957। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, ये जो चीज़ की है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मैं आपको MMDR एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बताऊंगा। यहीं पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा, उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी जिससे आप इससे कनेक्टेड कोई भी मेंस का सवाल आता है तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ, उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कर्नाटका कंसीडर कर रहा है तुलु को एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा ये जो तुलु लैंग्वेज है ये क्या है, कैसे है, क्यों इसको कंसीडर किया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। अब ये कर्नाटका कंसीडर कर रहा है तो क्या किसी से लेसन ले रहा है कर्नाटका या फिर कुछ और एक पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है NHRC अपोज कर रहा है जो मास रीवेरिफिकेशन हो रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो NHRC है क्यों बोल रहे हैं कि ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है उससे कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। इसी से कनेक्टेड आप देखेंगे GS2 2014 में सवाल पूछा गया है डायरेक्टली NHRC पे। इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स टास्क आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म। तो आप एक बार इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि जो स्पेस है वहाँ पे कैसे पेटेंट लॉ, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल पेटेंट लॉ कैसे काम करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसी से कनेक्टेड यहाँ पे आपको बताऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, इंडिया में कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। उसी से कनेक्टेड आप देख रहे हैं मेंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा कि स्पेस में अब जैसे जैसे धीरे 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 एक ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ट्रीटीज बढ़ रही हैं, तो पेटेंट के बारे में बात बढ़ रही है, किस तरीके से कौन किसका हक होगा उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करूंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है जो बात करता है चाइना के जो ग्रोथ नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है जियोपॉलिटिक्स में, उसके रिगार्ड में यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं बताऊंगा। इसी में आपको बताऊंगा अपॉर्चुनिटी इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक कॉपरेशन से क्या हो सकती है वो आपके साथ डिस्कशन करूंगा मैं। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आप देख रहे हैं ये कहाँ का है, ये PIB का है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, पहली चीज ये है गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जो कोकिंग कोल है उसको अब क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा अंडर MMDR एक्ट 1957। अब इसके लिए क्या हुआ, अमेंडमेंट लाया गया है अंडर सेक्शन 11C। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि जो कोकिंग कोल होता है आपको पता होगा कि कोकिंग कोल स्टील प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सवाल उठता है कैसे, होता क्या है, तो एक बड़ा सा फर्नेस होता है, आप कंटेनर समझ लो, उसके अंदर कोकिंग कोल काफ़ी हार्ड होता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो उसकी गर्माहट से आसानी से ओर को निकाला जा पाता है, इस वजह से स्टील बनता है। तो जो स्टील सेक्टर है उसमें कोकिंग कोल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब इंडिया में 37.37 बिलियन टन्स का डोमेस्टिक रिसोर्स है, लेकिन 95% की जो डिमांड है कोकिंग कोल की वो अभी भी हम लोग इंपोर्ट से पूरी कर रहे हैं। तो हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। अब इसकी वजह से इंडिया का जो मेन गोल है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत करना, नेशनल स्टील पॉलिसी करना, तो इस वजह से अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया अगर इसको हम नहीं डालेंगे क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब कोकिंग कोल को इस कैटेगरी में डाल दिया गया तो इससे क्या होगा, इससे अब कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी होती है वहां पे पब्लिक कंसल्टेशन की नीड नहीं होती है। यहां पे फास्टर अप्रूवल होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ठीक है। यहां पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंकरेज किया जाता है, धीरे धीरे रॉयल्टीज और जो रेवेन्यू होता है वो वैसे ही चलता रहता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। सवाल उठता है इसका इंपैक्ट क्या होगा। पहला इंपैक्ट तो यही है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस होगी, सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी, एक्सप्लोरेशन बूस्ट होगा और जो नेशनल मिनरल सिक्योरिटी है वो भी एनहेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट बात हुई है किस एक्ट की, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के ऊपर।
सवाल उठता है ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है। पहली बात 1957 में इसको लाया गया था। इसका मेन पर्पस था इंडिया में माइनिंग का एक्सप्लोरेशन, उसकी लाइसेंसिंग और उसका डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर मैं कुछ की फीचर्स बताऊं तो लाइसेंस और लीज को ये हैंडल करता है। सेंटर स्टेट के रोल को बताता है कि कौन कहाँ पे कितना रेगुलेशन करेगा, मेजर मिनरल क्या रहेगा। स्टेट के हाथ में माइनर मिनरल के ऊपर डाला गया है। अब आपको पता होगा माइनर मिनरल में क्या है, सैंड एक माइनर मिनरल है, तो उसके रिगार्ड में जो रेगुलेशंस होता है वो स्टेट बना सकती है। अगर मैं आपको मेजर अमेंडमेंट्स की बात करूं, 21 में अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है पर्टिकुलरली डीप सीटेड मिनरल के रिगार्ड में वो इंट्रोड्यूस किया गया था। यहीं पे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाया गया था। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पे इसी से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957 के द्वारा क्रिएट की गई थी। ये माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाती हैं। इसका उद्देश्य रहता है जो माइनिंग से अफेक्ट हुए लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना। जहां पे माइनिंग हो रही है, माइनिंग की वजह से जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ के ऊपर, सोशल लेवल पे, उसके लिए ये वेलफेयरिज्म के लिए काम करती है। ये जो आपकी स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है, ठीक है। अगर लीगल बेसिस में ध्यान देंगे तो सेक्शन 9B ऑफ MMDR एक्ट में इसको रखा गया है। बात की इसके सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है। पहली चीज क्या है कि यहाँ पे मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना होता है माइनिंग लीज होल्डर के द्वारा, ठीक है। कौन मैनेज करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको मैनेज करता है। एटलीस्ट 70% डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज में यूटिलाइज करना रहता है, ये एक क्राइटेरिया है। इसमें कुछ हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स जो डाले गए हैं वो क्या है। पहली बात है जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट, वुमेन, स्किल डेवलपमेंट में। अब ये जो है हाई डिस्ट्रिक्ट जो आपका रेवेन्यू होता है उसके वजह से या उसके लिए क्रिएट किया जाता है जिससे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्रिएट किया जा सके। जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं माइन या माइनिंग ऑपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है या फिर आपका सीवियरली निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो रखे हैं, तो उनको एक लाइवलीहुड दिया जा सके। पर्टिकुलरली जब माइन क्लोज हो जाए, माइनिंग जब चलती है तब तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जब माइनिंग क्लोज होगी तो उसमें किसी का भी रोजगार ना जाए, इस वजह से ये चीज़ रखी गई थी। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 2016 क्या कहता है, What is are the main purpose of District Mineral Foundation? Promoting mineral exploration, obvious सी बात है ये बिल्कुल नहीं है। Protecting the interest of person affected by mining operation, obvious सी बिल्कुल this is right. Authorizing the state government to issue licenses for mineral exploration. तो आपको अभी मैंने बताया District Mineral Foundation का उद्देश्य क्या है, जो इंटरेस्ट है उन पर्सन का प्रोटेक्ट करना जो कि इम्पैक्ट हुए माइनिंग ऑपरेशन की वजह से। नेक्स्ट 2019 का सवाल देखिए, माइनर मिनरल के ऊपर पूछा गया, सैंड इज अ माइनर मिनरल टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट कह रहे स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट माइनिंग बट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये सही नहीं है। अगर माइनर जो मिनरल होते हैं उसका माइनिंग लाइसेंस भी स्टेट के पास होता है, रेगुलेशन भी स्टेट कर सकती है। फिर कह रहे स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 3 विल बी राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपोज किया है, रिकमेंड किया है कि भाई ऐसा है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रॉपर रीवेरिफिकेशन दोबारा से हो रहा है, जो होने की बात की जा रही है, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑलरेडी जिनको नौकरी मिल चुकी है उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चेक करने की बात हो रही है, रीवेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो उस पर एनएचआरसी ने कहा है कि ये चीज़ें ह्यूमन राइट को वायलेट करती हैं। उसने कहा है कोई भी प्रॉपर नो ब्लैंकेट मास रीवेरिफिकेशन करना ज़रूरी नहीं है, आप वहीं पे करिए जहां पे एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड सस्पिशन हो। आप इस तरीके से सोचोगे सबको जितने भी हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले सबका रीवेरिफिकेशन करो तो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप पूरी तरीके से बंद कर दो, एनएचआरसी कहना है कि आप केवल उन सबको करिए जहां पे सस्पिशन है, जहां पे डाउट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड वेरिफिकेशन की वजह से क्या होगा, वो जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एलिजिबल पर्सन है वो बेनिफिट्स को भी लूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एनएचआरसी ने बोली हैं। इसमें मेन चीज क्या पता होनी चाहिए, जो प्रोसेस हो रहा है मास रीवेरिफिकेशन के रिगार्ड में, जिसको एनएचआरसी ने ह्यूमन राइट वायलेशन कहा है। अब यहाँ पे आपको बता दो एनएचआरसी के बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 93 में बनाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था,
प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स का इंडिया में। चेयरपर्सन कौन होता है? फॉर्मर सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के। और फिर यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होते हैं। पर्टिकुलरली इनकी पावर के बारे में बात की जाए तो इनके हाथ इंक्वायरी, रिकमेंडेशंस, एडवाइजरी इनके हाथ में होती है। एक चीज को जरूर मेंशन करिएगा, ये जो कुछ भी सजेशन, रिकमेंडेशन देते हैं दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऐसा नहीं है कि वो एक बाइंडिंग हो जाएगी जब कभी ये दी जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे 1999 के क्वेश्चन के ऊपर। यूपीएससी का क्या कह रहा है? एनएचआरसी के ऊपर पूछा गया, इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज इट सो? यस, इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट्स एट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या ये सही है? नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो एनएचआरसी का कोई नहीं है ऐसे, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी फॉर्मेशन हुए। ये क्या कह रहे हैं? एनएचआरसी के रिगार्ड में। हमेशा मैंने आपसे कहा है, कभी भी क्वेश्चन आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू समथिंग, तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए तो, लेकिन इसको विद रिगार्ड टू ये पढ़िए कि भैया क्या ये एनएचआरसी के रिगार्ड में सही है? इट्स पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। क्या ये सही है? यहाँ पे बिल्कुल इसकी पावर कल रिकमेंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसा कहीं भी मैंडेट नहीं है कि वुमेन को एज अ मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा इस कमीशन में, विच इज मैंडेटरी ऑल्सो, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं सीएपीएफ 2015 के क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है? एनएचआरसी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस चेयरपर्सन, 1 मेंबर हु इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, 1 मेंबर हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे सभी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। कर्नाटक गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है तुलु लैंग्वेज को स्टेट की सेकंड ऑफिशियल औपचारिक भाषा डिक्लेयर करने की। अब ये डिसीजन है, ये कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मॉडल है वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में फॉलो हो रहा है। मतलब वहां पे एक प्राइमरी लैंग्वेज है, फिर एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो उसी मॉडल पे ऊपर स्टडी कर रही है कर्नाटका, ताकि तुलु को भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। अब ये क्यों किया जा रहा है? सवाल ये उठता है क्योंकि जो रीजनल डिमांड है, पर्टिकुलरली कहां से, जो दक्षिण कन्नड़ा का रीजन है, उडुपी के इलाके का, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रीजनल डिमांड उठ रही है कि भैया आप तुलु को जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, ठीक है। अब तुलु की लैंग्वेज क्यों कही जा रही? क्योंकि 3000 साल पुरानी कही जाती है, इसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, गूगल ट्रांसलेट करता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है। तो कहते हैं भैया काहे नहीं हमको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देते हो? आप प्राइमरी बनाए हो, हम तो कोई दिक्कत नहीं कहे, लेकिन आप सेकंड लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दो, तो इससे काफी ज्यादा सही हो जाएगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश ने उर्दू को डिक्लेयर किया है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अगर ये होता है, इसका क्या इंपैक्ट और सिग्निफिकेंस होगा? पहली चीज तो क्या है, कल्चरल रिकॉग्निशन होगा तुलु स्पीकिंग कम्युनिटीज का, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन होगा गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में, लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन किया जाएगा, और इससे क्या मिलेगा? इनमें बूस्ट मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए एक तरीके से आप ये समझ लीजिए एक मिसाल साबित होगा अगर तुलु लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तुलु लैंग्वेज के रिगार्ड में। ये एक द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली की भाषा है, बिल्कुल सही है। इट इज मेनली स्पोकन इन दक्षिण कन्नड़ा, क्या सही है? बिल्कुल। इट हैज नो स्क्रिप्ट्स ऑफ इट्स ओन, अभी तो मैंने आपको बताया कि इसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है, तभी तो कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चाइना का ग्रोथ नैरेटिव। अब ये आर्टिकल उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ एक चाइना का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये खुद चाइना के जो एम्बेसडर है इंडिया में उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब ये कह के आ रहे हैं, इन्होंने कहा है भैया चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, और उस ग्रोथ के रिगार्ड में जो जियोपॉलिटिक्स में या दुनिया भर में जो चीज़ें कही जा रही हैं, इंडिया का जो कंसर्न्स है चाइना को लेकर के कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना ओवर कैपेसिटी हो चुकी है, मतलब मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ओवर कैपेसिटी होकर के वो कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना के रिगार्ड में स्केप्टिसिज्म रहता है, ठीक है। अब उसी सारे डाउट्स को हटाने के लिए ये एक एडिटोरियल इन्होंने लिखा है। पहली चीज तो चाइना की जीडीपी 140 ट्रिलियन युआन क्रॉस हुई, दैट अप्रोक्सीमेटली $20 ट्रिलियन की बात हो रही है। सवाल उठता है ऐसा कहा क्यों गया है, ये जो एडिटोरियल लाया क्यों गया है बेसिकली। तो इनका मेन पॉइंट है काउंटर करना ग्लोबल नैरेटिव जो प्रिवेल कर रहा है कि चाइना का जो स्लो डाउन है और चाइना की जो ओवर कैपेसिटी है ये इंपैक्ट कर सकती है ग्लोबल मार्केट को। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मार्केट ऐसा नहीं केवल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, हमारी मार्केट एक कंज्यूमर की मार्केट भी है। तो इन्होंने कहा है कि
हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे उसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को उठा करके हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। अब ये चीजें रीअश्योर की गई है इंडिया को कि भैया जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो धीरे 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 एक डीपर इकोनॉमिक कॉपरेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जो ग्रोथ ड्राइवर है चाइना की, उसने कहा कि भैया फाइनल कंजप्शन जो 52% हो रहा है, एक्सपोर्ट खाली 32% कर रहे हैं, मतलब हम लोग कंजम्पशन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम मैन्युफैक्चरिंग करते चले जा रहे हैं। जो हाईटेक एक्सपोर्ट है वो 13.2% बढ़ा हुआ है। इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो एआई, क्वांटम टेक, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में अच्छे खासे स्तर पे हम लोग इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो दुनिया भर में क्लेम आ रहा है कि चाइना ओवर कैपेसिटी में काम कर रहा है, चाइना यूटिलाइज कर रहा है केवल 74.4%, ये चीज इन्होंने कही है। ओवर कैपेसिटी मतलब क्या होता है, मतलब 100% कहीं का पोटेंशियल है और चाइना 100% से ऊपर जाकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो लोग कहते हैं भैया ऐसा कैसे कर ले रहा है कोई, ठीक है। तो उससे लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सस्ता कर रहे हैं, जिससे बाहर की चीजों का जो डिमांड है कम हो और चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। तो इन्होंने खुद कहा भैया हम लोग केवल 74.4% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज्यादा है जस्ट बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन R&D, हम स्केलिंग कर रहे हैं, हमारी फुल इंडस्ट्रियल चेन अच्छे से है, सब्सिडी के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम लोग ओवर कैपेसिटी कर रहे हैं। तो ये एक पूरे आर्टिकल का उद्देश्य अगर आपको समझना है क्या है, तो आप समझिए कि चाइना का परसेप्शन क्या है विद रिगार्ड टू इंडिया, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, चाइना की जो इमेज है एज अ रिजिलियंट ग्लोबल ग्रोथ इंजन वो रीइंफोर्स होती है। वेस्टर्न क्रिटिसिज्म जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी का, उसको भी एड्रेस किया जाता है। जो मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज है इंडियन फर्म्स के लिए वो भी पुश होती है। कहते हैं भैया ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अरे आपने भी तो विकसित भारत चलाया हुआ है ना, आप लाइए अपनी फर्म्स को चाइना में लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ये मत बोलिए कि हम लोग बिल्कुल ओवर कैपेसिटी में जा चुके हैं, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अरे हम बैठे हैं, हम कंजम्पशन करेंगे अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्टली इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, कैन इंटरनेशनल पेटेंट लॉ हैंडल अ परमानेंट प्रेजेंस इन स्पेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पहले समझिए। अब आप लोग जान रहे हैं कि स्पेस में मिशंस इनोवेशन हो रहे हैं, मून पे चंद्रमा पे जाने की बात हो रही है, मंगल ग्रह पे जाने की बात हो रही है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, ये सारे के सारे जो इनोवेशंस हैं, ये जो मिशन है कोलैबोरेटिव होते हैं, कंटिन्यूअस है, और इसमें एक कंट्री नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो पेटेंट लॉ होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, मतलब एक एक्स कंट्री है, उस एक्स देश के अपने पेटेंट लॉ होंगे, वाई के अपने होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर एक्स वाई जेड कंट्री आपस में मिलके कोई ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च करेंगे और उससे अगर वो कुछ अचीव करेंगे तो उस पर पेटेंट किसका रहेगा, बेसिकली किसका कितना हक रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रिवेल हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि जुरिस्डिक्शन अगर बात की जाए तो जो आप का स्पेस ऑब्जेक्ट होता है, उस स्पेस ऑब्जेक्ट का जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली वो वहीं पे उसका पेटेंट माना जाता है। मतलब अगर कोई ये एक मान लेते हैं ये रोवर है, ये जहां जिस कंट्री में रजिस्टर्ड होगा, इसने जो भी काम किया होगा वो उस कंट्री के रिगार्ड में बात की जाएगी। लेकिन जब इनोवेशन इसके अंदर होगा वो चीज तो इंक्लूड नहीं की गई है। तो सवाल उठता है कि फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जब लूनर मार्शियन मिशन होंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होगा। ऐसा नहीं हो केवल एक ही कंट्री बना देगी, उसमें टीम मिक्स होंगी, रिमोट अपडेट्स होंगे। तो इस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसने क्या इन्वेंट किया है। तो पेटेंट अगर इस आधार पे दिया जाएगा जिस कंट्री से रोवर बिलोंग कर रहा है तब भी मुश्किल है। तो बाकी लोग बोलेंगे भैया हमने तो ये एक्स वाला टेक दिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो रिस्क ये हो रहा है धीरे धीरे कि जो आपकी लाइफ क्रिटिकल टेक है, वाटर, एनर्जी, लाइफ सपोर्ट, जो लाइफ सपोर्ट है, वो सारी चीजें धीरे 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 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एक्सक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। अब यहां पे मेन लूप होल क्या है कि रजिस्ट्रेशन बेस्ड जुरिस्डिक्शन जो जनरली चलता है वो चीज एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे, इतना पूरा पढ़ लोगे, आपको समझ में आएगा हमने समझा क्या, आपको मेन चीज क्या है जो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, सिर्फ उतना जानो। अब मैं इंडिया के रिगार्ड में आपको बताता हूँ इंडिया में कैसे पेटेंट सिस्टम वर्क करता है। तो पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। अथॉरिटी बात की जाए तो इंडियन पेटेंट ऑफिस इस चीज को हैंडल करता है। क्या प्रोटेक्ट होता है, जो नए प्रोडक्ट या प्रोसेस होता है जैसे नोवेल, इन्वेंटिव्स, या फिर आप अगर ध्यान दोगे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं उन सब में पेटेंट्स मिलने के एक प्रॉपर प्रोसेस बनाए गए हैं और प्रोटेक्शन दिया जाता है उसमें, ठीक है। इसमें 20 साल का अगर कभी भी
कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी है या ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी भी तरीके से कुछ भी हो, बट वो नोवेल है, ठीक है, तो उसका 20 साल तक प्रॉपर एक वो होगा टर्म, मतलब अगर किसी को भी पेटेंट मिल चुका है तो 20 साल तक उनके पास एक्सक्लूसिव राइट रहेंगे टू मेक, यूज, सेल, इंपोर्ट। लिमिट्स क्या है यहाँ पे सेक्शन 3D में ये एवरग्रीनिंग पर्टिकुलरली जो फार्मा होती हैं उनको वो रोकता है। यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है चीज़ें, उनके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग बनाई गई है, ठीक है। अब ये जो एनफोर्समेंट किया जाता है इंडियन पेटेंट का, ये इंडियन कोर्ट्स के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, जो हमारी नेशनल IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं उसके रिगार्ड में जो हमारी पॉलिसी है 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब 2016 में लॉन्च की तो इसका एम क्या है, क्रिएट करना है स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना, ठीक है। अब ये जब बनेगा तो इससे इंडिया में क्या होगा, क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया का विजन लगाया गया है, जिसमें पेटेंट कवर होंगे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI सब कुछ, मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी है जो बनाई गई है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ 2017 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने कहा जब कभी आपके सामने सवाल आए तो स्टेटमेंट को कंसीडर करिए विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव कह रहे हैं NIPRP, ये इसके रिगार्ड में क्या सही है, तो कह रहे हैं रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रहे, इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको दोहराता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोहराएगा ही। फिर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ द नोडल प्रमोशन ऑफ द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या वो एक नोडल एजेंसी है, तो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। कभी भी अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप सोचोगे ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। तो जिस चीज़ में डायरेक्ट सिमिलैरिटी नहीं दिखती तो वहाँ पे वो अप्रोच काम करती है जो कहती है इफ X डज नॉट बिलोंग टू Y तो वाई वुड UPSC राइट इट। ये सोचिए ना उस चीज़ को, तो UPSC जनरली उस स्टेटमेंट को सही करती है, बशर्ते वहाँ आप एक बार देखना, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 विल बी राइट। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।